नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मधेपुरा के जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर मुकेश कुमार जी। आज इनसे जानने का प्रयास करेंगे और आप तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे कि गांव में फैल रहे कालाजार बीमारी से संबंधित कुछ अहम जानकारियाँ। कालाजार क्या है, यह कैसे फैलती है, इसके रोकथाम कैसे करने चाहिए, इन सभी बातों पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगे डॉक्टर मुकेश कुमार जी। स्वागत है सर आपका द बिहार बुलेटिन में। सर, सबसे पहला सवाल रहेगा कि कालाजार क्या है? कालाजार एक काफी घातक बीमारी है। इसके होने से ये इतना घातक है कि अगर इसका इलाज न किया जाए तो मरीज की मृत्यु निश्चित है। इसलिए इस बीमारी का रोकथाम बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले कालाजार बीमारी के विषय में एक संक्षिप्त परिचय में दे देता हूँ। कालाजार एक परजीवी से होने वाला बीमारी है। ये परजीवी प्रोटोजोआ वर्ग का होता है। इसका वैज्ञानिक नाम लिस्मेनिया डोनोवेनाई है और यह एक मच्छर जिसे हम लोग सैंड फ्लाई कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपिस होता है। इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। और सर, ये जो सैंड फ्लाई है वो सैंड फ्लाई फैलता कहाँ है? ये सैंड फ्लाई मुख्य रूप से वैसे स्थानों पर जन्म लेता है जो काफ़ी डैम्प एरियाज हैं और अंधेरे में ये मच्छर पनपता है। और गाँवों में जो पुअर क्लास के लोग हैं, काफ़ी गरीबी रेखा में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में जिनका रहन सहन उतना उच्च स्तर का नहीं होता है, कच्चे घरों में रहते हैं, मिट्टी की दीवारें होती हैं, मिट्टी के जमीन होते हैं, तो ऐसे जगहों में ये सब बीमारी ज़्यादा फैलती है। कालाजार बीमारी का मुख्य लक्षण बुखार होता है। ऐसा बुखार जो साधारण ट्रीटमेंट से इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, 15 दिन से पुराना हो गया है और साथ ही साथ उसका स्प्लीन, जिसको हम लोग प्लीहा भी कहते हैं, बढ़ जाता है। मरीज का वजन कम होते चला जाता है दिन पर दिन, भूख कम हो जाती है। तो वैसे केसेस में हम लोग कालाजार का संदेह करते हैं। ये परजीवी मुख्य रूप से जब शरीर में प्रवेश कर जाता है तो शरीर के अंदरूनी अंगों को, जिसमें प्रमुख रूप से स्प्लीन है, बोन मैरो है, लीवर है, लिम्फ नोड्स हैं, इन सब जगह जाकर वो बढ़ता है, अपना निवास बना लेता है, जिसके वजह से स्प्लीन बढ़ जाता है, स्प्लीन का साइज। लीवर भी 50% केसेस में बढ़ जाते हैं। लिम्फ नोड्स वगैरह भी कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो वैसी स्थिति में एक क्रोनिक फीवर जिसके साथ स्प्लीन का बढ़ना, मरीज का वजन का घटना है, तो वैसे केसेस में हम लोग कालाजार का जांच पड़ताल करवाना शुरू कर देते हैं और डायग्नोसिस होने पर फिर कालाजार का इलाज किया जाता है। तो डायग्नोसिस में हम लोग फील्ड में मुख्य रूप से एक RK39 टेस्ट होता है, जो एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है, जिसमें एक एंटीजन एंटीबॉडी टाइप का ये टेस्ट होता है। ये काफ़ी सिंपल टेस्ट है जिसको हम लोग फील्ड में करते हैं। इसके पॉजिटिव आने पर कालाजार का डायग्नोसिस निश्चित होता है और उसे कालाजार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कालाजार से यदि कोई व्यक्ति लंबे दिनों से बीमार है और ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक भी हो जाते हैं, उसके बाद उसको किस प्रकार से उस पर निगरानी रखना चाहिए? उसके जो परिवार है सतर्क फिर भी रहे या फिर निगरानी करें, किस प्रकार के? जो पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं तो हम लोग का सर्विलेंस प्रोग्राम होता है। एक सर्विलेंस प्रोग्राम के लिए हमारे फील्ड में सुपरवाइजर हैं
आशा हैं, वो लोग 6 महीना तक कालाजार मरीज का देखभाल करते हैं, उनका जांच करते हैं, पूछताछ करते हैं, उनसे मिलते हैं कि पेशेंट ठीक ठाक है, उसका स्वास्थ्य में प्रगति है, ये सब देखा जाता है। स्वास्थ्य विभाग के अलावे मरीज के परिवार वालों मरीज का किस प्रकार देखभाल करेंगे? उसका खान पान पौष्टिक होना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। कालाजार का मरीज एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, तो वैसे खाद्य पदार्थ जिनको खाने से खून बढ़ता है वो सब लेने का सलाह दिया जाता है। सर, कालाजार नियंत्रण के लिए सरकार की क्या भूमिका है? कालाजार को नियंत्रण करने के लिए सरकार की क्या भूमिका? कालाजार नियंत्रण में सरकार की बहुत ही खास भूमिका है। हम लोग प्रोग्राम चलाते हैं, साल में 2 बार हम लोग एक्टिव केस डिटेक्शन प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें हमारी आशा, प्रशिक्षित आशाएं जो घर घर जाकर इस तरह के मरीजों के विषय में पूछताछ करती हैं कि आपके यहाँ लंबे समय से बुखार से ग्रस्त कोई व्यक्ति तो नहीं है, अगर है तो बताइए। तो वैसे केस का सर्च किया जाता है और उसे वो आशा अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाके जांच पड़ताल कराती है, वहाँ फिजिशियन देखते हैं और डायग्नोसिस होने पर उसका इलाज किया जाता है। तो ये प्रोग्राम जो है वो साल में कितने दिन चलते हैं, कब चलते हैं? ये प्रोग्राम साल में ये तो एक प्रोग्राम हुआ, हाउस टू हाउस सर्च हुआ, और दूसरा वेक्टर मैनेजमेंट के लिए ये जो परजीवी, ये जो वेक्टर एक कीट होता है जिसके माध्यम से बीमारी फैलती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग IRS प्रोग्राम चलाते हैं। इंडोर रेसिडुअल स्प्रे प्रोग्राम होता है, इसमें एक केमिकल होता है सिंथेटिक पैराथायरॉयड, जिसका छिड़काव घर घर में किया जाता है। वैसे एरिया में किया जाता है, अफेक्टेड विलेज, जो प्रभावित गांव हैं, जहां 3 साल से केस मिल रहा है, कुछ न कुछ केस कालाजार के मिल रहे हैं, उन्हें हम प्रभावित गांव कहते हैं, कैटेगरी में रखते हैं। उन गांवों में ये छिड़काव होता है। हमारी टीम बनती है, उस टीम में हमारे सीनियर फील्ड वर्कर होते हैं, फील्ड वर्कर होते हैं, उनके पास छिड़काव के लिए पंप सेट्स होते हैं, वे घर घर में जाके छिड़काव करते हैं ताकि ये कीट जो है, वेक्टर जो एक वाहक होता है बीमारी का, उसका नियंत्रण हो सके। ये जो छिड़काव किया जाता है सिंथेटिक पायरोथायड नामक कीटनाशक मेडिसिन का, इसका असर घर में कितने दिन तक रहता है? उसके असर से कितने दिन इसका असर मुख्य रूप से 2.5 महीने तक रहता है। तो ये प्रोग्राम हम लोग का साल में 2 बार चलता है। एक बार मार्च से मई तक, मार्च अप्रैल मई, और फिर सितंबर महीने में होता है, 2 महीने का प्रोग्राम होता है। ये सब 2 बार छिड़काव प्रोग्राम चलता है, 2 बार हाउस टू हाउस होता है। तो ये छिड़काव से कुछ दुष्प्रभाव भी है? इस छिड़काव से कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जो भी ये सैंड फ्लाइज हैं वो मर जाते हैं। हर घर में 10 फीट की ऊंचाई तक हम लोग छिड़काव करते हैं, इसलिए कि ये सैंड फ्लाई की उड़ने की क्षमता 10 फीट आंकी गई है। तो 10 फीट तक हम लोग छिड़काव कर देते हैं, तो एक ये निश्चित हो जाता है कि सैंड फ्लाइज नष्ट हो जाएंगे। सर, एक सवाल ये भी रहेगा कि वर्तमान में मधेपुरा की क्या स्थिति है कालाजार को लेकर के, और पहले क्या स्थिति थी? मधेपुरा की स्थिति बहुत ही बेहतर है। पहले जहां करीब आज से 10 साल पहले 2,500-3 हज़ार केसेस हर साल हुआ करते थे, तो उस समय DDT का छिड़काव हुआ करता था इसके कंट्रोल के लिए। तो DDT का छिड़काव होता था, उससे भी कंट्रोल होता था, लेकिन गति काफ़ी धीमी थी। DDT अपना प्रभाव धीरे धीरे छोड़ रहा था। तो 2015 में भी करीब 1,500-2 हज़ार केसेज हर साल निकल ही जाते थे कालाजार के। 2016 से हमारा ये सिंथेटिक पैराथायरॉयड का छिड़काव का कार्यक्रम शुरू हुआ। तो 2016 के बाद काफ़ी तेज़ी से वेक्टर कंट्रोल हुआ।
उसके बाद काफ़ी तेज़ी से कालाजार के केसेस इस ज़िले में घटे हैं। 2019 में लगभग 50 केस के आसपास थे। 2020 में भी जो है सो लगभग 35 केस हुए। 2021 में तो और घट गए हैं, लगभग VL PKDL मिला के 30 केस हुए हैं। तो दिन पर दिन काफ़ी केसेस घटते जा रहे हैं। हर वर्ष केस घटते हैं। आखिरी सवाल रहेगा सर कि कालाजार से बचने के लिए लोगों को किन किन बातों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है? कालाजार से बचने के लिए मुख्य रूप से मेरी तरफ से यही संदेश रहेगा कि लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखें और हर साल जो सरकार प्रोग्राम चलाती है, जो जिम्मेदार किट हैं सैंड फ्लाई, उसके कंट्रोल के लिए, तो हमारे छिड़काव कर्मी जाते हैं तो उनसे वो सहयोग करें और अपने घरों में छिड़काव करवा लें। इसके अलावे मच्छरों से बचाव के लिए जो उपाय होते हैं, पूरे बांह का, पूरे पैर का कपड़ा बच्चों को पहनाएं, खुद भी पहने। यंगर ग्रुप में कालाजार अधिक देखा गया है, पुअर क्लासेस में। और मच्छरदानी वगैरह का प्रयोग करें, साफ सुथरा रहें। सरकार भी अब कच्चे घरों को धीरे धीरे तब्दील कर रही है, पक्के घर भी बना के गरीबों को देती है रहने के लिए। सरकार की तरफ से भी योजना है कि रहन सहन ग्रामीण इलाकों में थोड़ा सा हाँ इसको इम्प्रूव किया जाए। सरकार ही मदद करती है। अभी आप देखें कि डॉक्टर मुकेश कुमार सर क्या बता रहे थे कालाजार से संबंधित, किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए और क्या उपाय करना चाहिए। तो तत्काल आप बने रहे द बिहार बुलेटिन के साथ और आपको प्रत्येक संडे को एक स्वास्थ्य संबंधित एपिसोड लेकर आते रहेंगे। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें।